देश की दूसरी सबसे बड़ी असेट मैनेजमेंट कंपनी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का आईपीओ ऑलरेडी खुल चुका है। आज उसका दूसरा दिन है। करीब 10,000 करोड़ का ये आईपीओ है और करीब 5 करोड़ शेयर इसके जरिए बेचे जा रहे हैं। ये पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है, यानी इसमें जो भी प्रोसीडिंग्स आएगी वो एक शेयर होल्डर्स को चली जाएगी। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, जैसा इसके नाम से ही जाहिर है, आईसीआईसीआई बैंक और प्रूडेंशियल दो कंपनियों का ज्वाइंट वेंचर थी। आईसीआईसीआई बैंक की इसमें 51% हिस्सेदारी थी और प्रूडेंशियल की 49% हिस्सेदारी थी। अभी जो ऑफर फॉर सेल हो रहा है वो सारा का सारा शेयर प्रूडेंशियल बेच रही है। कंपनी की इस आईपीओ से क्या उम्मीदें हैं, उनकी योजनाएं क्या हैं, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजिस्ट चिंतन हरिया। चिंतन जी, आपका जागरण बिजनेस में स्वागत है। बड़ा बेसिक सवाल मैं आपसे पहला पूछना चाहूँगा कि अगर हम पिछले कुछ समय से जो हम देख रहे हैं आईपीओ बाजार में जो हो रहा है कि ज़्यादातर आईपीओ ऑफर फॉर सेल के जरिए आ रहे हैं। इसमें जो प्रमोटर्स या स्टेक होल्डर्स हैं उनको तो पैसा मिल जाता है, बट कंपनी को प्रोसीडिंग्स में कुछ मिलता नहीं है और ये कुछ समय से निवेशकों की चिंता रही है। और जब हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के आईपीओ को देख रहे हैं तो इसमें भी वही है, 100% ऑफर फॉर सेल। तो क्या वजह है कि आपने ये पूरा का पूरा ऑफर आईपीओ ऑफर फॉर सेल के जरिए लाने की कोशिश की और आप इस प्रोसीडिंग्स का कोई भी पैसा कंपनी के लिए नहीं निकाल रहे हैं? शुक्रिया। अगर आपने ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा और बहुत ही रेलेवेंट है, क्योंकि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी बिजनेस है वो जनरली बहुत ही कैपिटल लाइट होता है। यहाँ पे कैपिटल की जरूरत नहीं होती। तो हम आज जितने भी ग्रो हुए हैं, करीबन 10 लाख करोड़ के आसपास के जो एसेट्स भी मैनेज कर रहे हैं, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी काफी अच्छा है। ये सभी दो चीजों से होता है। एक तो इंटेलेक्चुअल कैपिटल यानी कि ह्यूमन रिसोर्स, आपकी और हमारी जो इंटेलिजेंस है वो इम्पोर्टेंट है। और दूसरा है कि हम अच्छे तरीके से फंड्स को मैनेज कर पाए और डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म अच्छा हो। इस बिजनेस में अनलाइक अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कैपिटल की जरूरत नहीं होती। इसके कारण पिछले कितने सालों से हम देखेंगे तो जितना भी मुनाफा होता है उसका 80% हम वापस शेयर होल्डर्स को दे देते थे। आईसीआईसीआई और प्रूडेंशियल जो दो हमारे शेयर होल्डर्स थे, इसके पहले 51% और 49%। अगर हम देखेंगे ये ट्रांजैक्शन में, तो प्रूडेंशियल कॉर्प अपनी हिस्सेदारी बेच रहा है। वो 25 सालों से ज्यादा तक ये जॉइंट वेंचर में निवेशक रहा है, लॉन्ग टर्म निवेशक रहा है। और उन्होंने थोड़ी हिस्सेदारी बेचने की कोशिश की है और उस हिस्सेदारी को जो ऑफरिंग की तरह आ रही है, इसलिए ये ओएफएस है। आईसीआईसीआई बैंक जो मेजर शेयर होल्डर है और जिसकी हम सब्सिडरी है, वो इनफैक्ट ये आईपीओ के दाम पे उन्होंने 2% खरीदा है प्रूडेंशियल से, और वो अपने हिस्सेदारी बिल्कुल बेचने वाली नहीं है। तो उस अंदाज से हम देखेंगे तो जनरल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से एसेट मैनेजमेंट कंपनी बिजनेस को थोड़ा अलग तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि ये कैपिटल लाइट बिजनेस है। यहाँ पे कैपिटल की जरूरत नहीं है। और आगे भी जो मुनाफा होगा उसका न्यूनतम 60% हमने कहा है हमारे आरएफपी में, हम डिविडेंड के तौर पर देंगे। तो क्योंकि कैपिटल की जरूरत नहीं है तो हम कंपनी में कैपिटल नहीं चाहते। पर जो एक हिस्सेदार है, जो शेयर होल्डर है, वो अपना हिस्सेदारी थोड़ी जो बेच रहे हैं, उसके वजह से ये ओएफएस कहा कि प्रूडेंशियल जो एक शेयर होल्डर है, उन्होंने निश्चय किया इंटरनली कि उनको शेयर्स बेचने थे। और एज एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो भी दोनों बोर्ड्स ने नक्की किया, उस हिसाब से ये आईपीओ आ रहा है। पर सेलिंग शेयर होल्डर प्रूडेंशियल है, उनकी ये इच्छा थी कि वो थोड़ा शेयर अपने बेच पाए। मैं इसके वैल्यूएशन चेक कर रहा था। जब हम देखें, अगर टॉप के हम 4 एएमसी की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा एसबीआई तो अनलिस्टेड है, लेकिन एचडीएफसी एएमसी, उसका जो पी वैल्यूएशन है करीब 44 के अराउंड है। निपन इंडिया जो नंबर 4 पे है उसका भी 41 के अराउंड है और आपका जो पी वैल्यूएशन देख रहा हूँ वो भी 40 के आसपास है। तो अगर हम देखें तो लगभग ये जो ऑलरेडी प्लेयर्स हैं उनके बराबर ही है। तो आपने आईपीओ लाते समय थोड़ी गुंजाइश निवेशकों के लिए क्यों नहीं कर दी? आपने वैल्यूएशन के क्वेश्चन पूछा सिकंद भाई। अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो जो प्री आईपीओ में और जो एंकर इन्वेस्टमेंट में हम देखें, तो ज्यादातर म्यूचुअल फंड, ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज और सॉवरेन फंड्स में जो हिस्सेदारी ली है, उससे एक बात का पता चल सकता है कि इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का कॉन्फिडेंस लंबी अवधि के लिए ग्रोथ के लिए काफी स्ट्रांग है इंस्टीट्यूशंस में। जहां तक आपने कंपैरिजन की, तो हम हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे खुद को हम आंकते हैं। हमारा जो एक ही फोकस है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम कैसे ग्रो कर पाए। और उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ग्रो करने के लिए हमारे पास काफी सारे लीवर्स हैं। हम भारत के सबसे ज्यादा इक्विटी, एक्टिव इक्विटी मैनेज करने वाले एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। एक्टिव डेट में सबसे ज्यादा मैनेज करते हैं। अगर हम ईटीएफ्स की बात करें तो रिटेल ईटीएफ्स में और इंडेक्स फंड्स में हम दूसरे नंबर पर है।
पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, एआईएफ यानी कि जो अल्टरनेट बिजनेस कहा जाता है, उसमें भी हम अव्वल नंबर पर है। अगर हम एसेट्स की बात करें, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के बारे में, तो ये जो लीवर्स है, हमारा ऐसा मानना है, उसके कारण हमारा जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, इंडस्ट्री के साथ साथ इंडस्ट्री का लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो अच्छा हो सकता है। वैल्यूएशंस की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे हमें आका जाए, ये हम लोगों से गुंजाइश करेंगे। और कंपैरिजन अगर देखें तो अगर जो कस्टमर फेसिंग बिजनेसेस है भारत में, उसके साथ अगर आप कंपैरिजन किए करेंगे तो शायद आपको ये कंपैरिजन में हमारा जो पोर्टफोलियो जो एक आ रहा है ये आईपीओ, वो आपको शायद उतना महंगा ना लगे। बट अल्टीमेटली वैल्यूएशन हम इन्वेस्टर पे छोड़ते हैं, और उम्मीद करते हैं कि लंबी अवधि में उनको फायदा। चिंतन जी, ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल करीब 10% का है, यानी 90% शेयर लगभग फिर भी प्रमोटर्स के पास ही होंगे। तो अगर ऐसा, और जबकि सेबी का जो रूल है कि एक बार लिस्टेड कंपनी हो गई तो आईपीओ के 3 साल या 5 साल बाद करीब 75% से ज़्यादा जो शेयर्स हैं वो प्रमोटर के पास नहीं होने चाहिए। यानी आने वाले समय 2-3 साल या 5 साल में करीब 15% शेयर आपको और ऑफलोड करने होंगे कंपनी के। क्या ये जो ऑफलोड होगा उसमें आईसीआईसीआई बैंक पार्टिसिपेट करेगा, या वो भी पूरा हिस्सा प्रूडेंशियली बेचेगा? आपने सही कहा, सेबी का करंट रेगुलेशंस के हिसाब से न्यूनतम शेयर होल्डिंग 75% होनी पड़ती है। जो रेगुलेशंस है उसके हिसाब से 3 या 5 साल में वो न्यूनतम स्तर पर पहुंचना पड़ता है। आप 10% से स्टार्ट करते हैं और फिर 25% पर पहुंचते हैं। अभी जो हिस्सेदारी प्रूडेंशियल ने बेची है वो 10% और 2.5% यानी कि 12.5% बाहर निवेशकों को दी है। 2% आईसीआईसीआई बैंक को दी है, जो प्रमोटर ही गिना जाएगा। सो करंटली अगर हम देखें तो 12.5% बाहर गई है। आगे के जो 12.5% का जो सेलिंग है वो भी प्रूडेंशियल के ओर से होगा, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक ने कहा है कि वो अपनी हिस्सेदारी 51% मेंटेन रखेंगी और वो मार्केट में आके नहीं बेचने वाले। जो 2% हिस्सा भी आईसीआईसीआई बैंक ने लिया है, उस वो भी ईसॉप पूल के तरह लिया है, उसके वो मार्केट में नहीं बेचने वाले आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक ने कहा है अपने स्टॉक एक्सचेंज नोटिस में कि वो अपनी जो हिस्सेदारी है इसे सब्सिडरी बना के रखेंगे, तो उनकी जो 50-51% जो हिस्सेदारी है उसे वो नहीं बेचने वाले। तो जो भी इंक्रीमेंटल सेलिंग होगा अगले 3-5 सालों में रेगुलेशंस के हिसाब से, वो प्रूडेंशियल की ओर से ही होगा। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो कर गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2020 के बाद खासतौर पर पोस्ट कोविड म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने अच्छी खासी वृद्धि हासिल की है, और इसका असर ये भी है कि हम देख रहे हैं कि बहुत सी कंपनियां जो हैं वो म्यूचुअल फंड के बिजनेस में उतर चुकी हैं। आज ही मैं देख रहा था कि एनसीडीएक्स को भी अपना म्यूचुअल फंड शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। 50 से ज़्यादा कंपनियां ऑलरेडी हैं। ऐसे माहौल में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अपना मार्केट शेयर कैसे बनाए रखेगी, किस तरह के चैलेंज हैं और क्या रणनीति आप लोग अपना रहे हैं? पिछले 10 सालों से हमारा जो 13% के आसपास मार्केट शेयर बना है, वो बहुत सारे नए प्लेयर्स आए हैं, पर हम हमारा मार्केट शेयर इसलिए मेंटेन कर पाए हैं क्योंकि हमारे जो ऑफरिंग्स है उनमें स्केल में हमने अच्छे से मैनेज करके रखा है। और हमारा ऐसा मानना है कि जो स्केल है, स्केल मैनेज करने की जो एक क्षमता है हमने, क्योंकि हमारा इतना बड़ा रिसर्च पूल है, इन्वेस्टमेंट पूल है, और उसके कारण स्केल हम अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं वो एक अच्छी बात है कि एक बड़ा मार्केट क्रिएट हो रहा है, तो हम उसे कंपटीशन नहीं मानते, हम उसे मार्केट कैप मार्केट क्रिएशन मानते हैं। यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से, और नए लोग इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि उनको ग्रोथ दिख रहा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। और जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स अगर वो अच्छे से मैनेज कर पाए तो उनकी ग्रोथ उसके साथ साथ होगी, क्योंकि वो मार्केट एक्सपांड हो रहा है। पहले हम देखेंगे, आज से 15 साल पहले तो म्यूचुअल फंड्स यानी कि सिर्फ इक्विटी एसेट माना जाता था, या फिर इंस्टीट्यूशनल में डेट में माना जाता था। टायर 1 सिटीज में, मुंबई, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता वगैरह में माना जाता था। अगर हम आगे देखें तो ये जो 4 बड़े शहर है, 5 बड़े शहर है, उससे भी ज्यादा आज हम देखें तो उत्तर प्रदेश, बिहार में वगैरह ग्रोथ देखी जा रही है। सभी तरीके के टायर 2, टायर 3, टायर 4 सिटीज में भी ग्रोथ देखी जा रही है। 5.5 करोड़ निवेशक है टोटल इंडस्ट्री में, उसमें से 1.5 करोड़ हमारे भी निवेशक है। तो इंडस्ट्री साइज काफी बड़ी है, क्योंकि अभी भी 5.5 करोड़ निवेशक है। डीमैट अकाउंट ओनर्स मेरे ख्याल से 12 करोड़ के आसपास है, और इंडिया में जो मिडिल क्लास आबादी है वो तो उससे भी बड़ी है। तो अभी भी टारगेट मार्केट काफी बड़ा है, और ऐसा मानना है हमारा कि उसके साथ साथ हमारी भी ग्रोथ हो सकती है। तो नए प्लेयर्स आने से मार्केट बढ़ता है, और उससे जो इनकम्बेंट प्लेयर्स है यानी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है उनको उसका फायदा होता है, क्योंकि मार्केट एक्सपांड होता है। आप एक्टिव फंड के सबसे बड़े मैनेजर हैं आप, यानी अगर हम सिर्फ एक्टिव फंड की बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल उस मामले में देश की सबसे बड़ी एएमसी है। लेकिन अगर हम समय के साथ देखें, अगर इंडस्ट्री जिस तरह से मैच्योर हो रही है तो अब पैसिव फंड्स जो हैं उसकी भी बड़ी डिमांड आ रही है। कुछ म्यूचुअल फंड हाउसेस तो ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ पैसिव फंड करना ही शुरू कर दिया है। तो आपकी क्या रणनीति रहेगी? क्या आप
आप एक्टिव फंड पे फोकस करेंगे या आप भी पैसिव फंड या दूसरे इस तरह के जो भी फंड्स हैं नए तरीके के उसको अपनाने की दिशा में काम करेंगे? हमारा ऐसा मानना है कि भारत में अनलिमिटेड पोटेंशियल होता है कोई भी इन्वेस्टमेंट में, और उसके तहत इक्विटी हो, डेट हो, जो एक्टिव में है, हाइब्रिड भी बहुत बड़ा कैटेगरी बनते जा रहा है। पैसिव में ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड्स होते हैं, वो भी एक बड़ा कैटेगरी है, वहां पे भी है। जैसे कि हमने कहा, हमारे 1 लाख करोड़ से ज्यादा के एसेट्स है, वहां पे भी हमारे 50 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है, तो वहां पे भी हमारी प्रेजेंस है। भारत में अगर हम एक्टिव और पैसिव की कंपैरिजन करें, तो क्योंकि एक उभरता हुआ मार्केट है, क्योंकि एक ग्रोथ मार्केट है, नए नए स्टॉक्स लिस्ट हो रहे हैं, बहुत सारे सेक्टर्स लिस्टेड है, तो अगर आप अच्छी तरीके से स्टॉक सिलेक्शन या सेक्टर रोटेशन करते हो तो आपको अल्फा जनरेशन का अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलता है। और उसके कारण एक्टिव फंड्स ने भी परफॉर्मेंस किया है। एक्टिव फंड्स ने, अगर हम 3 साल की अवधि में देखें, 1 साल की अवधि में देखें, तो शायद 90% से ज्यादा हमारा जो एक्टिव फंड है 3 साल में, उसने बेंचमार्क बीट किया है। जब तक हम बेंचमार्क बीट कर पाते हैं, तब तक एक्टिव में भी लोगों का रुझान बढ़ा रहेगा। अगर हम बेंचमार्क नहीं बीट कर पाते, तो जरूर लोगों का पैसिव की तरफ रुझान बढ़ेगा। पर क्योंकि भारत ग्रो हो रहा है और हम अच्छी तरह से एक्टिव मैनेज कर पा रहे हैं, तो हमारे लिए एक्टिव और पैसिव दोनों ग्रो होगा। लोग कंपैरिजन करते हैं अमेरिकी मार्केट्स में, जहां पर पैसिव की ग्रोथ काफी हो चुकी है, वहां पर एक टैक्सेशन बेनिफिट है पैसिव के लिए, जो भारत में एक्टिव और पैसिव के लिए टैक्सेशन सेम है। अमेरिका में अगर आप पैसिव ईटीएफ्स में निवेश करते हो, यानी कि ईटीएफ्स में निवेश करते हो, तो आपको एक टैक्सेशन बेनिफिट मिलता है। उसके कारण वहां पर एयूएम बढ़ रहा है। भारत में ऐसी कोई चीज नहीं है। अगर आपने परफॉर्मेंस दिया, आपने बेंचमार्क को बीट किया, तो आपका एक्टिव में रुझान बनता रहेगा। और हमारा ऐसा मानना है कि दोनों चीजें ग्रो होगी भारत में, एक्टिव और पैसिव, क्योंकि अलग अलग तरह के निवेशक है, अलग अलग तरह के डिस्ट्रीब्यूशन भी मैकेनिज्म्स भी बन रहे हैं। तो सभी को जोड़ दे तो दोनों एक्टिव और पैसिव बढ़ेंगे। और हमारे पास आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी में एक्टिव, पैसिव, पीएमएस, एआईएफ, सभी तरह के ऑप्शंस अवेलेबल है निवेशकों को निवेश करने के लिए। जब तक हमारी रिसर्च टीम और इन्वेस्टमेंट टीम अच्छा करेगी, तब तक हमारा जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल, और जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, वो बढ़ते रहेगा। चिंतन जी, अगर हम देखें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को रेगुलेटर ने जिस तरीके से हैंड होल्डिंग की है, जितना साथ में जितना रेगुलेट किया है उतना किसी दूसरी फाइनेंशियल इंडस्ट्री को शायद ही हुआ हो। उसका एक मुझे खामियाजा के तौर पे हम कह सकते हैं कि आज के डेट में जो एक्सपेंस रेशियो इतने कम हो गए हैं कि ना डिस्ट्रीब्यूटर के पास बहुत कमाई की गुंजाइश बची है और म्यूचुअल फंड कंपनियों का भी वही हाल है। क्या आपको लगता है कि इतने कम टीआर और जिस तरीके से रेगुलेट प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा कमाई की गुंजाइश बची है, या आपको लगता है कि अभी भी पर्याप्त रूम आपके पास है कमाई करने के लिए? आपने बहुत ही बढ़िया बैक टू बैक क्वेश्चंस पूछे हैं। अगर हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि आप पैसिव और एक्टिव, पैसिव बढ़ सकता है एक्टिव में। एक्टिव भारत में बहुत ही कंट्रोल्ड है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो हम बहुत ही कंट्रोल तरीके से चार्ज कर पाते हैं। वो टेलीस्कोपिक प्राइसिंग है, जैसे जैसे ईएम बढ़ता है, वैसे वैसे फंड का एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है। एक्सपेंस रेशियो कम होता है, उससे क्या होता है कि जो फंड का कॉस्ट है इन्वेस्टर के लिए, वो कम होते जाता है। इन्वेस्टर के लिए जो कॉस्ट कम होते जाता है, तो वो इन्वेस्टर के हित में है। रेगुलेटर ने बहुत ही बढ़िया काम किया है पिछले 10, 15, 20 सालों से। हम देखें कि इंडस्ट्री ग्रो हो पा रही है, क्योंकि हर एक चीज जो रेगुलेटर ने की है, वो इन्वेस्टर के लिए अच्छी है। इन्वेस्टर को सस्ते दाम पर अच्छे प्रोडक्ट्स मिले, ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट्स मिले। उसके कारण अगर हम देखें, तो जो टीआर, यानी कि जो एक्सपेंस रेशियो की आपने बात कही, जितना टीआर कम होता है, उतना जनरली एक एक्टिव फंड मैनेजर के लिए अच्छा होता है, क्योंकि उसे बीट करना बेंचमार्क को उतना आसान हो जाता है टीआर के बाद या एक्सपेंस रेशियो के बाद। और भारत में कोई भी बिजनेस को स्केल पे देखा जाना चाहिए, इकोनॉमी पे देखना चाहिए, वॉल्यूम पे दिखाना चाहिए, ना कि मार्जिन पे। क्योंकि वॉल्यूम्स इतने बड़े हैं कि मार्जिन अपने आप मैनेज हो जाते हैं, या फिर मार्जिन कम भी हो तो भी मुनाफा बढ़ जाता है, क्योंकि आपके वॉल्यूम्स बढ़ जाते हैं। तो इंडिया में स्केल गेम इंपॉर्टेंट है। आप बड़े तौर पर बड़ा पैसा मैनेज कर पाए, तो आपके मार्जिन अगर कम भी होते हो तो भी आपके मुनाफा बढ़ जाता है। और इसलिए हम बिल्कुल चिंता नहीं करते अगर एक्सपेंस रेशियोज भी कम होते हैं। इंडस्ट्री के लिए भी वो है, हमारे लिए भी वो है। हमारे हाथ में है पैसा अच्छे से मैनेज करना, और हम पैसा अच्छे से मैनेज करेंगे तो भारत में बहुत सारा पैसा है जो अभी भी रुका हुआ है निवेश के लिए म्यूचुअल फंड्स में, और हमारा मुनाफा उससे ही जुड़ा हुआ है। तो हम मार्जिन पे ज्यादा फोकस ना करके वॉल्यूम पे फोकस करते हैं, और वॉल्यूम से भी ज्यादा हम फोकस करते हैं कि अच्छी मुनाफे पे हम अच्छी तरीके से लोगों के लिए पैसा मैनेज कर पाए। हमने अपना धर्म अच्छे से निभाया पैसा मैनेज करने का, तो फिर आगे की चीजें अपने आप आसान हो जाती है।
जागरण बिजनेस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आपकी सफल आईपीओ के लिए शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद।